Hello everyone, welcome to Human Study Point। ह्यूमन स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो आज चलिए हम लोग एक नया टॉपिक कवर करना चाह रहे हैं। आप जानते हो यूटिलाइजेशन में एक टॉपिक है यूटिलाइजेशन। आपका जो टॉपिक है ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका, चाहे आप कोई बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी आरआरबी जेईई या एसएससी जेईई के लिए हो, उसमें ये जनरली आपके टॉपिक पूछा जाता है। तो यूटिलाइजेशन का ये टॉपिक है। इसमें हम आपको किस तरीके से कवर कराएंगे इस टॉपिक को, जिससे कि आप जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो ये यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग की डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होता क्या है? इलेक्ट्रिकल वायरिंग सबसे पहले हम समझेंगे कि वायरिंग होता क्या है, क्यों हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं, क्या होता है इसका डेफिनेशन। तो देखो, इलेक्ट्रिकल वायरिंग का मतलब आप ऐसे समझिए, इलेक्ट्रिकल वायरिंग का मतलब होता है कि किसी भी बिल्डिंग में ठीक है, अगर हम अपने बोर्ड से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, मान लो बोर्ड आपके लगा होता है, उस बोर्ड से आपके अलग अलग लोड या अलग अलग पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है, अलग अलग लोड या अलग अलग पॉइंट्स कह सकते हैं। उसमें आप कनेक्शन जब करते हैं तो उस कनेक्शन को ही आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग का मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफरेंट पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, डिफरेंट लोड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो वही आपकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग कहलाती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है तो उसके टाइप क्या होते हैं। तो अब टाइप की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ वायरिंग, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सी वायरिंग कहाँ यूज की जाती है, कौन सी सस्ती है, कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वायरिंग की बात करें, सबसे पहले वायरिंग बेसिकली होती है आपकी चार टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती है? चार टाइप की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ वायरिंग, देखिए क्या होता है टाइप्स ऑफ वायरिंग, कितनी टाइप्स की होती है। तो बेसिकली ये चार टाइप की होती है, चारों टाइप आपको यहाँ पे कवर कराना है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें वायरिंग की, तो एक क्लीड वायरिंग होती है, क्लीड वायरिंग। और क्लीड वायरिंग क्या होती है इसको भी देखेंगे। दूसरी जो आप पढ़ोगे, दूसरी जो होती है आपकी कैपिंग वायरिंग कही जाती है, कैपिंग वायरिंग। और थर्ड होती है जो वायरिंग, वो वायरिंग कही जाती है आपकी वेटन वायरिंग, वेटन वायरिंग। सेकेंड, थर्ड और लास्ट है फोर्थ जो वायरिंग है, उस फोर्थ वायरिंग का नाम है, आप याद रखेंगे, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। कंसील्ड कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। ये चार टाइप की वायरिंग होती है। अब इनमें कौन सी वायरिंग कहाँ यूज की जाती है वो हम लोग देखेंगे। तो याद रखेंगे, क्लीड वायरिंग, कैपिंग वायरिंग, वेटन वायरिंग और कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। अब क्या होती है इसको अलग अलग हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लीड वायरिंग क्या होती है, कहाँ यूज की जाती है क्लीड वायरिंग। तो देखो, क्लीड वायरिंग जब हम बात करते हैं तो ये ऐसी वायरिंग होती है जिसको हम एक तरीके से टेम्परेरी वायरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेरी वायरिंग, टेम्परेरी वायरिंग भी बोली जाती है।
ठीक है, यानी कि अस्थाई वायरिंग भी बोलते हैं, परमानेंटली नहीं होती है। और ये वायरिंग जब टेम्परेरी है तो इसीलिए हम इसको ये कह सकते हैं कि ये वायरिंग बहुत ही सस्ती होती है, बहुत ही चीप होती है, ठीक है। क्या कह सकते हैं, सस्ती वायरिंग होती है। सस्ती वायरिंग होने के कारण ही आप ये भी देख सकते हो कि वायरिंग क्या होती है, प्रॉपर तरीके से सेफ भी नहीं होती है, कह सकते हैं अनसेफ होती है, प्रॉपर अच्छी नहीं होती है, तो आप कह सकते हैं असुरक्षित वायरिंग भी कहलाती है, ठीक है। तो दिखने में भी क्या होती है, अच्छी नहीं लगती है, दिखने में भी ये थोड़ा ख़राब लगती है, इसीलिए इस वायरिंग को क्लीड वायरिंग कहा जाता है, ठीक है। इसको टेम्परेरी वायरिंग कहा जाता है, ठीक। इतनी बात पॉइंट याद रखने हैं। बेसिकली ये जरूर पूछता है कि क्लीड वायरिंग टेम्परेरी वायरिंग की कौन सी वायरिंग होती है, तो क्लीड वायरिंग होती है, सस्ती होती है, ख़राब भी होती है, अच्छी नहीं, सबसे सस्ती यही होती है, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखना क्लीड वायरिंग। दूसरा पॉइंट याद रखना है कैसिंग कैपिंग वायरिंग। कैसिंग कैपिंग वायरिंग, कैपिंग वायरिंग में क्या क्या पॉइंट याद रखना है, देखो कैसिंग कैपिंग वायरिंग में अगर हम इस वायरिंग की बात करें तो ये पहले जो वायरिंग होती थी, पहले ये लकड़ी की होती थी, ठीक है, याद रखेंगे। ये जो वायरिंग थी ये पहले वुडन या कह सकते हैं लकड़ी के द्वारा की जाती है, ठीक है, लकड़ी की होती थी। फिर अब इसकी बात करें तो आज के समय में ये जो वायरिंग होती है वो पीवीसी की जाती है आज के समय में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो वायरिंग होती है ज़्यादातर आप देखोगे ये घरों के लिए अच्छी होती है, ठीक है, हम कह सकते हैं कॉमर्शियल या डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है, डोमेस्टिक पर्पज़। और ये जो वायरिंग होती है हालांकि ये नमी के कारण इसको अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है, नमी होने के कारण इसमें पानी भी चला जाता है। कैपिंग कैसिंग वायरिंग जो होती है घरों के लिए यूज की जाती है। तीसरा पॉइंट आपको देखना है वाइटन वायरिंग क्या होती है। वाइटन वायरिंग में तो वाइटन वायरिंग जो होती है इसमें जो होता है तारों को एक लकड़ी की पट्टी पे हम लगा देते हैं। क्या होता है, तारों को एक लकड़ी की पट्टी पे लगाते हैं और क्लिप के जरिए उसको लगाया जाता है। जो हम इसको लिख लेंगे क्या होता है, वाइटन वायरिंग। थोड़ा थोड़ा याद रखिए इसमें वाइटन वायरिंग, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। ये जो बेसिकली होती है इसमें याद रखेंगे कि ये जो वायरिंग होती है लकड़ी की पट्टी पर क्लिप के जरिए लगाई जाती है, ठीक है, क्लिप के जरिए, क्लिप के द्वारा लकड़ी की पट्टी पर लगाई जाती है। देखने में अच्छी नहीं होती है तो इसको ज़्यादा यूज भी नहीं किया जाता है इसीलिए, ठीक है। लास्ट जो वायरिंग होती है सबसे ज़्यादा अच्छी जो वायरिंग की जाएगी वो कंसील्ड वायरिंग होती है। कंसील्ड वायरिंग, कंसील्ड कहो या कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग भी कहते हैं इसको, कंसील्ड वायरिंग भी इसको कह सकते हैं और कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग भी बोलते हैं, कंड्यूट वायरिंग, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें दीवार के अंदर हम क्या करते हैं, पाइप को, दीवार को काट करके पाइप के थ्रू हम कहते हैं पाइप के द्वारा वायर को डाला जाता है, वायर को डालते हैं, ठीक है। पाइप के द्वारा जब डालते हैं तो हम कह सकते हैं ये सबसे सुरक्षित भी वायरिंग होगी, ठीक है, सुरक्षित सबसे सुरक्षित वायरिंग कही जाती है, ठीक है। सुरक्षित होने के कारण ही हम इसको आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। इस वायरिंग को हम कह सकते हैं एक तरीके से मॉडर्न वायरिंग, ठीक है, मॉडर्न वायरिंग। तो आज के समय में इसी वायरिंग का ज़्यादातर यूज किया जाता है। कंड्यूट वायरिंग आप जो जितने भी घरों वगैरह में देखोगे तो सबसे ज़्यादा यही कंड्यूट वायरिंग की या कंसील्ड वायरिंग का यूज किया जाता है, ठीक है।
और ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आग की सुरक्षा से, आग से बचाने के लिए हम कौन सी वायरिंग करते हैं, आग उसमें कम चांसेस होते हैं लगने के, तो कंड्यूट वायरिंग हमारी सबसे अच्छी वायरिंग कहलाती है। ठीक है, इसमें पाइप के थ्रू वायर को डाला जाता है। ठीक है, ये 4 टाइप की वायरिंग है जो आपको याद रखनी है। ठीक, उसके बाद अगर हम और पॉइंट की बात करें, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। वायरिंग के कुछ रूल्स होते हैं और वायरिंग के रूल्स आपको याद रखना। जब वायरिंग की जाती है तो वायरिंग के समय कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखे जाते हैं। ठीक है, तो वायरिंग के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। वायरिंग रूल्स क्या क्या होते हैं वायरिंग रूल्स? सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो लाइन है, एक जो लाइट है या फैन है, सब सर्किट है, फैन और सब सर्किट के लिए या लाइट के लिए, लाइट या फैन सब सर्किट के लिए क्या हो गया, वायरिंग में रूल सबसे पहले याद रखेंगे क्या, जैसे कोई लाइट है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कोई फैन, लाइट या फैन सब सर्किट बनाते हैं, तो उसमें मैक्सिमम कितने वाट का लोड रख सकते हैं। तो याद रखेंगे 800 वाट से ज़्यादा का लोड फैन या लाइट सब सर्किट के लिए डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो पॉइंट की बात करें तो मैक्सिमम पॉइंट कितने रख सकते हैं, वो 10 पॉइंट रख सकते हैं। 10 पॉइंट का मतलब क्या है, आप जानते हैं स्विच बोर्ड बनता है, उसमें मैक्सिमम 10 लोड के लिए, या कह सकते हो 10 पॉइंट के लिए 10 स्विच ही लगा सकते हो उसमें। ठीक है, एक बोर्ड में तो लाइट या फैन सब सर्किट के लिए 10 पॉइंट ही आप डिज़ाइन कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं की जाती है। ठीक है, पावर सब सर्किट की अगर बात करें, पावर सर्किट, पावर सब सर्किट के लिए क्या रूल याद रखना, यानी कि जो हाई पावर सर्किट्स होते हैं उनके लिए क्या बनाएंगे, तो हाई सर्किट के लिए जो पावर की रेटिंग होती है, तो रेटिंग आपको याद रखना है, इतने से ज़्यादा डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। कितना होगा, 3000 वाट, मैक्सिमम 3000 वाट से अधिक के लोड के लिए डिज़ाइन नहीं किया जाएगा। और इसमें पॉइंट की बात करें तो मैक्सिमम 2 पॉइंट के लिए डिज़ाइन की जाएगी। पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं, पॉइंट का मतलब स्विच। ठीक है, 2 फैन, जैसे फैन है, जैसे 2 फैन लगे हैं तो 2 पॉइंट हो गए, 2 लाइट लगी हैं तो 2 पॉइंट हो गए। तो पॉइंट ये चीज़ हो गई जिसना आपको याद रखना है। पावर सब सर्किट अगर डिज़ाइन करते हो तो मैक्सिमम 2 पॉइंट रख सकते हैं उसमें। मैक्सिमम पावर रेटिंग की अगर बात करें तो 3000 से ज़्यादा नहीं रखी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें स्विच की लंबाई या स्विच की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, स्विच जो लगाते हैं, स्विच की हाइट कह सकते हैं, स्विच की हाइट मैक्सिमम कितनी रखनी चाहिए। तो अगर हम फर्श से बात करें, ठीक है, फर्श से अगर उसकी ऊंचाई देखेंगे तो वो आप जो है 1.3 मीटर से 1.5 मीटर तक ही रखते हैं, या उनके बीच में ही रखी जाती है। ठीक है, स्विच की हाइट जो होता है हमेशा 1.3 से लेकर 1.5 मीटर के बीच ही रखी जाती है। जो स्विच आप लगाते हो, बोर्ड लगाते हो, उसकी हाइट कितनी रखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम पंखे की ऊंचाई की बात करें कि कितना हाइट हमारी होनी चाहिए, फैन की हाइट कितनी होनी चाहिए। एक अच्छे वायरिंग की डिज़ाइन जब की जाती है तो उसमें फर्श से कम से कम लगभग, या हम कह सकते हैं कम से कम 2.75 मीटर हाइट होनी चाहिए उसकी फर्श से। ठीक है, फर्श से इतनी हाइट होनी चाहिए फैन की। ठीक है, तो ये तो आपके कुछ वायरिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे जो हमने आपको डिस्कस किया, और फैन की इतनी हाइट होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट आप अर्थिंग से रिलेटेड समझ लीजिए। अर्थिंग क्या होती है, देखिए अर्थिंग की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो अर्थिंग है क्या हम करते हैं अर्थिंग में। तो देखो अर्थिंग कुछ नहीं है,
जैसे कोई मेटल या हम कह सकते हैं कोई धातु का कोई भी उपकरण है या मेटल इक्विपमेंट्स होते हैं, आप जानते हो मेटल के इक्विपमेंट बनते हैं, ठीक है। तो मेटल का जो इक्विपमेंट होगा तो उसके हिस्से से हम क्या उसी से एक जोड़ करके एक वायर हम ज़मीन में लगा देते हैं, ठीक है। और ये क्यों लगाते हैं, तो मेटल इक्विपमेंट को हम कनेक्ट करके अर्थ में वायर को लगाया जाता है, ठीक है। जिससे कि हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारे करंट या हम सेफ्टी पर्पज़ के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं, सेफ्टी पर्पज़ के लिए, या हम कह सकते हैं सेफ्टी के उद्देश्य को ध्यान में रख करके। क्योंकि अगर आप सपोज करो मेटल का कोई इक्विपमेंट है, उसमें अगर कोई भी वायर टूट करके टच हो गया उससे या कनेक्ट हो गया तो पूरे मेटल बॉडी में करंट आ जाएगी। और मेटल बॉडी में अगर करंट आ गई और आप मेटल बॉडी को टच कर लिए तो कहीं ना कहीं आपको करंट लगने का खतरा रहता है, ठीक है। करंट आपको लग जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको वो वायर मेटल की बॉडी हमारी अर्थ से कनेक्ट होगी तो वो जो है करंट पूरी अर्थिंग कर देगा, जिससे कि आपको शॉर्ट नहीं लगेगा या आपको करंट नहीं लगता है। तो अर्थिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है सेफ्टी के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं अर्थिंग की। तो अर्थिंग के टाइप क्या होते हैं, कुछ टाइप होते हैं जो आपको याद रखने हैं। तो बेसिकली दो टाइप आप याद रखो, कौन कौन से अर्थिंग होती हैं। एक होती है पाइप की अर्थिंग, अर्थिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे दो टाइप की अर्थिंग आप पढ़ते हो, ठीक है। होती तो बहुत है, मेनली दो टाइप आपको याद रखना है। कौन सी, पाइप अर्थिंग, ठीक है, पाइप अर्थिंग हो गई। दूसरी आपको अर्थिंग याद रखना है, एक होती है प्लेट अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग। अब प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग में क्या करते हैं, तो देखो पाइप अर्थिंग में हम क्या करते हैं, एक जीआई पाइप का यूज करते हैं, ठीक, गैल्वेनाइज्ड का ये पाइप यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इसकी जो एक तरीके से रेडियस कहो, रेडियस की बात छोड़ो, हम डायमीटर की बात करें कि जीआई पाइप का जो डायमीटर हो तो लगभग कितना रखा जाता है। तो वो अगर लगभग 38 mm का एक जीआई पाइप होता है, उसको हम ज़मीन में अंदर गाड़ देते हैं या ज़मीन के अंदर लगाते हैं। जो आपकी वायरिंग होती है सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली, या हम कह सकते हैं मोस्टली यूज होती है, ये मोस्टली यूज की जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही यूज करते हैं, जिसमें हम एक छेद वाला यानी कि पाइप ऐसा होता है, खोखला पाइप होता है इसका, ठीक है, पाइप खोखला, जिसकी साइज़ की बात करें तो 38 mm का साइज का होता है, ठीक है। ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली अर्थिंग होती है। प्लेट अर्थिंग में क्या करते हैं, प्लेट अर्थिंग में हम कॉपर या जीआई की एक प्लेट यूज करते हैं, ऐसे प्लेट, ठीक है। इस प्लेट को ज़मीन के अंदर लगाया जाता है और इसकी साइज़ की बात करें तो प्लेट अर्थिंग की जो साइज़ होती है वो 60 सेंटीमीटर लंबाई और 60 सेंटीमीटर चौड़ाई रहती है, और हाइट की बात करें तो 3.1 mm, ठीक है, लंबाई गुणा ऊंचाई ये साइज की होती है, ठीक है, जनरली ये याद रखना है। और इसको जो है ज़मीन के अंदर कितने गहराई में लगाया जाता है, तो 3 मीटर के ज़मीन के अंदर इसको गाड़ दिया जाता है, ठीक है, 3 मीटर ज़मीन के अंदर लगाया जाता है, ठीक है। इतने पॉइंट याद रखना है। तो बेसिक हमने थोड़ा थोड़ा आपको बताया है, डिटेल में नहीं बताया है। तो इतनी चीज़ें याद रखना कि जो अर्थिंग दो टाइप की होती है, एक पाइप अर्थिंग होती है, एक होती है प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग में एक इस तरीके से प्लेट होती है जो आपकी साइज ये होती है उसकी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अर्थिंग, जब हम करते हैं तो कुछ हमको लिमिट पता होना चाहिए कि अर्थिंग की कितनी लिमिट होनी, अर्थ रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ठीक है। कहाँ कहाँ पे अर्थ रेजिस्टेंस किसका बीच में कितना होना चाहिए, जिससे कि हमारी सेफ्टी पर्पज़ के लिए वो चीज़ कितना होना चाहिए, ठीक है। तो अर्थ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, देखो अर्थ रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हमारे अक्सर तीन जगह आप अर्थिंग देखते हो। बड़े बड़े पावर स्टेशंस होते हैं, ठीक है, बड़े सब स्टेशंस होते हैं, और हमारा डोमेस्टिक पर्पज़ या घरों में
कितने रेजिस्टेंस की वैल्यू रखी जाती है अर्थिंग के समय, ठीक है। तो जैसे मान लो बड़े पावर स्टेशंस हो गए, मान बड़े पावर स्टेशंस की अगर हम बात करें तो उसमें अर्थिंग रेजिस्टेंस, अर्थिंग के समय अर्थिंग का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो अर्थिंग रेजिस्टेंस जो होना चाहिए याद रखेंगे 0.5 ओम से कम होना चाहिए, ठीक है। कब, जब हम पावर स्टेशंस में अर्थिंग करते हैं तो उस केस में 0.5 ओम से कम ही उसकी रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और बड़े पावर स्टेशंस की बात हुई, कुछ सब स्टेशंस होते हैं, ठीक है, आप जानते हैं छोटे छोटे सब स्टेशंस बने होते हैं। उन सब स्टेशंस में अर्थिंग जब करते हैं तो अर्थिंग रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 ओम से कम होना चाहिए, से कम रखा जाना चाहिए। ये आपकी कुछ पॉइंट हैं जो याद रखने वाली होती हैं। डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए अर्थिंग का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, डोमेस्टिक के लिए, या हम कह सकते हैं घरेलू के लिए, तो घरेलू में हम जो रेजिस्टेंस रखते हैं 5 से 8 ओम के बीच में रखते हैं, 5 से 8 ओम के बीच में रखा जाता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, अर्थिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू, जिससे आपको ये पॉइंट डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है कि सब स्टेशंस में कम से कम अर्थ रेजिस्टेंस कितना रखना चाहिए, तो याद रखेंगे ये सारी वैल्यू, ठीक है। क्लियर होगी इतनी बात, समझ में आ गई सबको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब रही बात, कुछ इलेक्ट्रिसिटी के रूल भी होते हैं, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के कुछ रूल होते हैं, आपसे नियम से क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है कि कौन सा रूल क्या बताता है, क्या कहता है। तो इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल्स होते हैं, ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स क्या बता रहा है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स में, जिसको हम शॉर्ट में IE रूल्स भी बोलते हैं, ठीक है, IE रूल्स। तो अब रूल नंबर, या हम कह सकते हैं नियम नंबर जो एक होता है 33, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो ये नियम हमको ये बताता है कि अगर हम कोई भी परिसर में, या कोई भी हम बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, या कोई भी हम परिसर बनाते हैं, तो उपभोक्ता के परिसर में अर्थिंग टर्मिनल जो होता है वो होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अर्थिंग टर्मिनल होना अनिवार्य, इस रूल को कर दिया गया है, ठीक है। तो उपभोक्ता के परिसर में, हम कह सकते हैं कंज्यूमर्स के परिसर में, परिसर का मीन्स घरों में, बिल्डिंगों में अर्थिंग टर्मिनल का होना अनिवार्य है, अर्थिंग टर्मिनल का होना अनिवार्य होता है, ठीक है। ये रूल ये बताता है कि अर्थिंग टर्मिनल रखना चाहिए। दूसरा एक रूल कहता है, रूल नंबर 48, रूल नंबर इंडियन रूल इलेक्ट्रिसिटी रूल का 48 जो होता है वो बताता है कि हमारा जो लीकेज करंट है, कुल करंट का लीकेज करंट कितना होना चाहिए, या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो याद रखेंगे जो लीकेज करंट है, हमारी कुल करंट का जो लीकेज करंट है वो 1/5000 होना चाहिए, 1/1000 लीकेज करंट, यानी कि 5000 अगर कुल करंट है तो उसमें 1 एम्पियर, मान लो 5000 एम्पियर करंट है तो उसमें 1 एम्पियर करंट लीकेज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो इससे, यानी कि 5000 एम्पियर में अगर 1 एम्पियर का लॉस भी हो जा रहा है, लीकेज भी हो जा रहा है, तो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है, 5000 के बीच में। तो आप ये कह सकते हो कि कुल करंट का 1/5000 समय भाग से ज़्यादा हमारी लीकेज करंट नहीं होना चाहिए। ये रूल बताता है लीकेज करंट का, ठीक है, लीकेज करंट का, ये याद रखना। आपको लीकेज करंट हम पढ़ा चुके हैं, क्या होता है लीकेज करंट, ठीक। इसी तरीके से रूल नंबर एक अगला रूल है, ये भी जनरली पूछा जाता है, रूल नंबर 52 आई, आप कह सकते हो आई रूल क्या है, 50 रूल क्या बताता है, यानी कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछता है, ठीक है। इसमें ये बताता है हमारे वोल्टेज के वेरिएशंस को,
कि हमारा जो वोल्टेज है, एक स्टैंडर्ड वोल्टेज है, स्टैंडर्ड वोल्टेज से कितना वोल्टेज वेरिएशन परमिसिबल है, यानी कि उतने से ज़्यादा वोल्टेज हमारा वेरी नहीं करना चाहिए। तो ये जो होता है ±6% वोल्टेज वेरिएशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 6 ±6 का मतलब क्या है? से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रूल। ये अब ±6% का मतलब क्या है? ±6% का मतलब है, जैसे मान लो आपका 400 वोल्ट है या मान लो 230 वोल्ट है, तो 230 वोल्ट का या 400 वोल्ट का अगर 6% आप निकालते हो, ठीक है, तो 6% में या तो 400 वोल्ट में इसका 6% वोल्टेज ऐड कर दो और या तो 6% उसको माइनस कर दो। तो परमिसिबल वैल्यू क्या है? -6% से +6% यहाँ पे वैल्यू में अगर चेंज आता है तो हमारी कोई भी वैल्यू में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, याद रखना। तो इस तरीके से ये रूल कुछ थे जो आपको पता होना चाहिए। कौन सा रूल क्या बताता है, ये बहुत जनरली पूछा जाता है। अच्छा, ये भी आपको बता दें कि ये जो रूल है ये बेसिकली लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। लो वोल्टेज लाइन या हम कह सकते हैं मीडियम वोल्टेज लाइन के लिए होता है ये, ठीक है, मीडियम वोल्टेज। इतने पॉइंट याद रखना आप। नेक्स्ट एक रूल और है जनरली, चलो याद कर लो इसको भी। इसमें क्या होता है, रूल नंबर 90 होता है। ये क्या बताता है? ये रूल बताता है कि अर्थिंग के लिए हम कम से कम अलग अलग कनेक्शन होने के लिए हमको अलग अलग कनेक्शन होने चाहिए अर्थिंग के लिए, ये याद रखना। तो अर्थिंग के लिए कम से कम 2 अलग अलग कनेक्शन होना अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है, हाई वोल्टेज उपकरण के लिए। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो हाई वोल्टेज इक्विपमेंट के लिए अर्थिंग जो होती है के लिए कम से कम अलग अलग कनेक्शन होने चाहिए, अलग अलग कनेक्शन होने चाहिए। इतने पॉइंट आप याद रखो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछते हैं, आप लोग बताइएगा कि जो अर्थ वायर होता है, अर्थिंग वायर का कलर क्या होता है? बता सकते हो आप लोग? अर्थिंग वायर जो होता है उसका कलर क्या होता है? वायर का कलर सब लोग जानते होंगे, अगर पढ़े होंगे तो ये बहुत आपके लिए ज़रूरी है। अर्थिंग वायर का जो कलर होता है वो याद रखना हमेशा कैसा रहेगा? ग्रीन, याद रखिए कैसा रहेगा? हरा, ग्रीन या हरा पीला भी होता है, लेकिन ग्रीन जनरली होता है। तो आप ऐसे याद रखो, अगर आप भूल भी जाते हो, आप जानते हो अर्थिंग जब करते हैं तो अर्थ ज़मीन में क्या होता है? घास वगैरह होती है, पोखरी होती है, इसीलिए आप याद रखो कि अर्थिंग जो होती है वो ग्रीन कलर के वायर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब एक होता है फ्यूज़, आप फ्यूज़ पढ़े होंगे। फ्यूज़ क्या होता है? एक सेफ्टी होता है, सेफ्टी के लिए हम लगाते हैं फ्यूज़, जो एक मेल्टिंग पॉइंट पे आकर के मेल्ट होकर के सर्किट को अलग कर देता है, ठीक है। तो फ्यूज़ जो होता है वो हमेशा किस में लगाया जाता है? फेज़ वायर में लगाया जाता है या न्यूट्रल में लगाया जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, फेज़ वायर में या न्यूट्रल में होता है। तो याद रखना, आप जानते हैं न्यूट्रल वायर में तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो किस में लगाएंगे? फेज़ वायर में। तो हमेशा फेज़ वायर में सीरीज में लगाया जाता है, सीरीज में फ्यूज़ लगाया जाता है, ठीक है। फेज़ वायर में हमेशा लगाएंगे, ठीक, याद रखेंगे। और ये सारे पॉइंट अगर आपको पता है तो कहीं ना कहीं आपके कुछ क्वेश्चन जो आपके अर्थिंग एस्टिमेशन से आते हैं तो वो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, जो अर्थ इलेक्ट्रोड होता है उसकी हम लोग गहराई की अगर बात करें, जो अर्थ इलेक्ट्रोड हम लगाते हैं GI पैड,
उसकी हमने गहराई नहीं बताई है, वो कितने ज़मीन के अंदर लगाते हैं, तो वो होता है 1.5 मीटर से लेकर के 3 मीटर गहराई तक की, ठीक है। अर्थ इलेक्ट्रोड की गहराई ये होती है, अर्थ इलेक्ट्रोड, ये अर्थ इलेक्ट्रोड होता है जिसकी गहराई इतनी होती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। इस तरीके से आपको ये शॉर्ट पॉइंट में हमने आपको डिस्कस किया है, तो सभी को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर अगले दिन आते हैं, किसी दूसरे दिन आपको एक नए टॉपिक में चीज़ें बताते हैं। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।